अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। बाकी इसकी एप्लीकेशन भी ईटा इनडिकेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इसके एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आया करती है डिफरेंट टेस्ट वगैरह में। अच्छा, कुछ पॉइंट्स लॉ ऑफ मास एक्शन के मैंने लिख चुके हैं। इसका हिस्ट्री, दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय टू नॉर्वेजियन केमिस्ट बेटरवेज एंड गोल्डबर्ग इन 1864। ये लॉ 1864 में टू नॉर्वेजियन केमिस्ट नॉर्वे का जिनका नेशनैलिटी होता है उनको हम नॉर्वेजियन कहते हैं। नॉर्वे का जो नेशनैलिटी है उसको नॉर्वेजियन कहलाया जाता है। यानी नॉर्वे से ताल्लुक रखते थे दो केमिस्ट थे। एक का नाम था गोल्डबर्ग और दूसरे का नाम था पीटर पीटर वेज। नॉर्वे से ताल्लुक रखते थे टू केमिस्ट। एक का नाम था पीटर वेज और दूसरे का नाम था गोल्डबर्ग। दोनों ने 1864 में ये लॉ प्रेजेंट कर चुका है। अच्छा, उसके अलावा ये पॉइंट भी याद रखिए कि ये दोनों पीटर वेज एंड गोल्डबर्ग ये दोनों ब्रदर्स इन लॉ थे। ये दोनों ब्रदर इन लॉ थे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके अलावा इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है? दिस लॉ, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन इन केमिकल इक्विलिब्रियम। ये लॉ जो है ये एक्चुअली दरअसल क्या चीज एक्सप्लेन करता है, क्या चीज मालूम करता है। सपोज इधर देखिए, ये सपोज मेरे साथ एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। ये मेरे साथ एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे सपोज ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। हाँ, दोनों आपस में केमिकल इक्विलिब्रियम में है। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये लॉ हमें डिस्क्राइब करता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान केमिकल इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन के दरमियान रिलेशन क्या होगी। मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन इक्वल होगी। ये केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन से ज्यादा होगी, या केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन से कम होगी। ये चीज डिटरमाइन करता है लॉ ऑफ मास एक्शन को। इसका स्टेटमेंट मैंने लिख चुका है। स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ये लॉ कहती है कि एक केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, जो स्पीड है, जिस स्पीड के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है या प्रोडक्ट रिएक्टेंट को कन्वर्ट होता है, हाँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट को। मतलब सपोज यहाँ पे ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये स्टेटमेंट मैंने लिख चुका है, जनरली लिखा है। जनरल स्टेटमेंट है, हर केमिकल रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है। हर केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है और रिएक्टेंट की एक्टिव मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हर केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, उसकी जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का। अच्छा, एक्टिव मास क्या है, अब क्वेश्चन है। अच्छा चलो, पहले एक्टिव मास से पहले ये देखें। सपोज ये मेरे साथ एक रिएक्शन है, ए बी रिएक्टेंट है, ए बी कन्वर्ट होते हैं सी डी यानी प्रोडक्ट। ए और बी जितने स्पीड के साथ सी और डी को कन्वर्ट होता है, इसका जो स्पीड है, जितना स्पीड यानी जितने स्पीड के साथ ए और बी सी डी को कन्वर्ट होता है, जितनी स्पीड के साथ ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है, और ये स्पीड जो है, ये जो स्पीड है जिस स्पीड के साथ ए और बी सी डी को कन्वर्ट होता है, ये डिपेंड करता है या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी की एक्टिव मास। ए और बी रिएक्टेंट है, ये जितना स्पीड के साथ सी और डी को कन्वर्ट होता है इसको रेट कहते हैं। हाँ, इसका जो रेट है ये एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए और बी की एक्टिव मास को। ए और बी के एक्टिव मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी रेट। हाँ, अब क्वेश्चन है एक्टिव मास क्या है।
एक्टिव मास पुराने जमाने में, ये पुराना कंसेप्ट है, मोलर कंसंट्रेशन, ये मोलर कंसंट्रेशन लिखा है। मोलर कंसंट्रेशन के लिए पहले टर्म यूज किया जाता था एक्टिव मास, यानी एक्टिव मास का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन। ये अगर मैं मजीद एक्सप्लेन करूं, द नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में पर डीएम क्यूब में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं रिएक्टेंट की या सॉल्यूट की, उसको हम कहते हैं एक्टिव मास। अच्छा, एक्टिव मास का यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब, यानी पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये यूनिट है एक्टिव मास की या मोलर कंसंट्रेशन की। अच्छा, एक्टिव मास हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। हाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन में जब भी हम एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे, वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ये मैंने एक रिएक्शन या केमिकल इक्विलिब्रियम कंसीडर किया हुआ है। ये मेरे साथ एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, ए और बी रिएक्टेंट है, सी प्लस डी प्रोडक्ट है। यहाँ पे ए और बी जिस स्पीड के साथ प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है उसको हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। जितने स्पीड के साथ सी और डी ए बी को कन्वर्ट होता है उसको हम लिखते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ, आगे हम लॉ ऑफ मास एक्शन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। डिराइवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी डिराइवेशन है, लॉ ऑफ मास एक्शन की डिराइवेशन है, हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम को कंसीडर कर लेते हैं ए प्लस बी और इसका प्रोडक्ट सी प्लस डी। अगर हम ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम में दो रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक बैकवर्ड रिएक्शन होता है। हाँ, ए और बी सी डी को कन्वर्ट होता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। जितनी स्पीड के साथ ए बी सी डी को कन्वर्ट होता है उसको हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जितनी स्पीड के साथ सी डी ए बी को कन्वर्ट होता है उसको हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करें तो हम कुछ इस तरह अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करता है तो हम लिखते हैं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to A concentration या एक्टिव मास ऑफ A and एक्टिव मास ऑफ B। यानी इस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं कि A और B जिस स्पीड के साथ C और D को कन्वर्ट होता है, ये तो रेट है, इसका स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A और B की एक्टिव मास को। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, जो स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी की एक्टिव मास को। एक्टिव मास हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह मैं सिंपल इस तरह भी लिखता हूँ स्टूडेंट्स, आर एफ का मतलब रेट, एफ का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी में रिमूव करता हूँ, इसकी जगह में कांस्टेंट लिखता हूँ के एफ। के एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इफ इसलिए लगाया कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन की। हाँ, आगे ए कंसेंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी, ये हुआ हमारे साथ इक्वेशन नंबर 1। हाँ, आगे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में जो दूसरा रिएक्शन है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी बैकवर्ड रिएक्शन के ऊपर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करना है। हाँ, हमने हेडिंग देना है फॉर बैकवर्ड रिएक्शन।
हमने लॉ ऑफ मास एक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड reaction is directly proportional to active mass of C and active mass of D। ये प्रोपोर्शनैलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट होगी ओ सी और डी का जो एक्टिव कंसंट्रेशन होता है या जो मोलर कंसंट्रेशन होता है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स रेट की जगह मैं सिर्फ कैपिटल आर लिखता हूँ और बाकी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मैं बी लिखता हूँ, स्मॉल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी में रिमूव करता हूँ, एक इक्वल साइन लगा लेता हूँ और एक कांस्टेंट लगा लेता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बी इसलिए लगाया कि पहचान सके ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन का और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था फॉरवर्ड रिएक्शन की। हाँ, आगे एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी, ये हुआ हमारे साथ इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अगर हमारे साथ यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो तो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। क्या कहा कि अगर यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो तो लाजमी बात है कि यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। एट केमिकल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट हेडिंग हमने लिखना है एट केमिकल इक्विलिब्रियम। एट केमिकल इक्विलिब्रियम, एट केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान जो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बराबर होते हैं। हाँ, यहाँ पे आगे हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का ये वैल्यू लिखना है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का ये वैल्यू लिखना है, यानी आगे हमने दोनों की वैल्यू लिखना है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं आर स्टूडेंट्स के एफ एक्टिव मास ऑफ ए and active mass of B is equal to KB proportionality constant of backward reaction, हाँ, multiply active mass of C and active mass of D। ये हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को हमने दोनों साइड से डिवाइड करना है, के बी ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग दे डिवाइड द इक्वेशन नंबर 3 on both side by KB A concentration B concentration। ये वाला इक्वेशन हमने दोनों साइड से इस चीज के ऊपर डिवाइड करना है। हाँ, देखिए दोबारा ये इक्वेशन है, यहाँ पे हम लिखेंगे के एफ ए कंसेंट्रेशन बी कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू के बी सी कंसेंट्रेशन डी कंसेंट्रेशन। हाँ, ये डिवाइड करेंगे दोनों साइड से स्टूडेंट्स, किस चीज के ऊपर डिवाइड करेंगे, के बी ए कंसेंट्रेशन बी कंसेंट्रेशन, यहाँ ये साइड भी डिवाइड करेंगे के बी ए कंसेंट्रेशन, हाँ, बी कंसेंट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसल होते हैं, ए कंसेंट्रेशन ऊपर भी है नीचे भी है, ये आपस में कैंसल होता है। बी कंसेंट्रेशन ऊपर भी है नीचे भी है, ये आपस में कैंसल होता है। यहाँ पे के बी नीचे भी है ऊपर भी कैंसल हो सकते हैं। बाकी ऊपर सी कंसेंट्रेशन डी कंसेंट्रेशन है, नीचे ए कंसेंट्रेशन बी कंसेंट्रेशन। हाँ, क्या बच गया,
स्टूडेंट्स यहाँ पे बच गया के एफ डिवाइड बाय के बी, ऊपर के एफ नीचे के बी इज इक्वल टू सी कंसेंट्रेशन डी कंसेंट्रेशन ए डिवाइड बाय ए कंसेंट्रेशन बी कंसेंट्रेशन, ये बच गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे के एफ डिवाइडेड बाय के बी, ये दो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। हमेशा दो कांस्टेंट की जगह हम एक और कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे हम कहते हैं कि वेयर के एफ डिवाइड बाय के बी इज इक्वल टू के सी। हाँ, के एफ डिवाइड बाय के बी की जगह हम के सी लिखेंगे। के सी इज इक्वल टू सी कंसेंट्रेशन डी कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय ए कंसेंट्रेशन बी कंसेंट्रेशन। अच्छा, यहां पे ये जो के सी है, के सी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इट इज आल्सो called equilibrium constant, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम डिफिनीशन करें, इट इज डिफाइंड एज द रेशो of product concentration to the reactant concentration। अच्छा, क्या लिख दिया कि ये हम इस तरह डिफाइन करते हैं किसी को कि प्रोडक्ट यानी ऊपर प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, उनके बीच में जो रेशो है उसको हम केसी कहते हैं। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऊपर, रेशो ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की जगह हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया, के सी एज द रेशो। दोबारा देखिए, के सी एज द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम या एट अ केमिकल इक्विलिब्रियम। आगे ये भी लेके एट द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिक यानी सिंपल मकसद ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेशो होता है उसको केसी कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आया फाइनल इक्वेशन लॉ ऑफ मास एक्शन की। ये फाइनल इक्वेशन आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन की, के सी इसके बराबर है। हाँ, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन हमने डिराइव किया, या इस केमिकल इक्विलिब्रियम से ये इक्वेशन हमने डिराइव किया। अगर हमारे साथ इस तरह मोर जनरलाइज केमिकल इक्वेशन हो, अगर मोर जनरलाइज्ड केमिकल इक्वेशन हो, सपोज इस तरह स्टूडेंट्स देखे, कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, आर प्रोडक्ट सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी। अगर इस तरह केमिकल इक्वेशन हो तो ये आगे जो चीज लिखा होता है, इसको तो हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ये नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करें, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं या कोएफिशिएंट कहा जाता है, इसको कोएफिशिएंट कहा जाता है। हाँ, इस किस्म का केमिकल इक्विलिब्रियम की या केमिकल इक्वेशन की केसी एक्सप्रेशन हम किस तरह लिखेंगे, आए हम देख लेते हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा, इस तरह जो केमिकल इक्वेशन होता है या केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, जो आगे चीज लिखा होता है नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये हम एज अ पावर लिखेंगे, यानी यहाँ पे ऊपर ये चीजें लिखेंगे इस तरह। ये इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे, केसी फॉर्म में।
इसका की सी एक्सप्रेशन होगा, प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, ये याद रखना है, प्रोडक्ट नोमिनेटर में लिखना है, हाँ रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में लिखना है। सी है, सी हमारे पास रिएक्टेंट है, इसके ऊपर अलग स्क्वायर ब्रैकेट लेना है सी, इसकी कंसंट्रेशन की पावर सी, यानी ये जो सी है ये ऊपर पावर में लिखेंगे। हाँ, फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या है, डी है, डी कंसंट्रेशन की पावर डी, यानी जो आगे चीजें होती हैं ये एज अ पावर लिखेंगे, डिवाइड बाय ए है, ए कंसंट्रेशन की पावर ए, बी कंसंट्रेशन की पावर बी। इस तरह हम ऐसी केमिकल इक्वेशन या केमिकल इक्विलिब्रियम को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं स्पेसिफिक, ये तो जनरल एग्जांपल लिया था, या यहाँ पे ऊपर जो पहले एग्जांपल लिया था वो जनरल था, अगर हम स्पेसिफिक ले ले, सपोज ये वाला, सपोज ये ले ले, सपोज N2 + 3H2, इसका प्रोडक्ट है 2NH3, ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। किसी ने कहा कि ये किसी फॉर्म में लेके या किसी एक्सप्रेशन, इसका किसी एक्सप्रेशन लेके, मतलब कि किसी फॉर्म में लेके इस तरह, तो इसके इसमें ये जो आगे चीजें हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ये ऐसा पावर लिखेंगे। इसका मकसद ये है कि अगर इस किस्म की केमिकल रिएक्शन या इक्विलिब्रियम हो तो ये जो आगे चीजें होती है, नंबर ऑफ मोल अक्सर हम ये पढ़ लिया करते हैं, तो इस पावर लिखेंगे। इसका केसी फॉर्म किस तरह होगा, के सी इज इक्वल टू, हाँ देखिए प्रोडक्ट पहले लिखेंगे NH3 कंसेंट्रेशन की पावर 2, ये 2 यहां ऊपर लिख दिया। इसका जो कंसेंट्रेशन होता है इस केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसके लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को लिख दिया। हाँ, नीचे दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में हम रिएक्टेंट को लिखेंगे, ये नाइट्रोजन है, N2 कंसेंट्रेशन की पावर 1, यहाँ तो 1 है, 1 अगर लिखते हैं तो ठीक है, अगर ना भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है। हाँ, दूसरा रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन है, H2 कंसेंट्रेशन, ये एक्टिव मास, हाइड्रोजन की एक्टिव मास की पावर 3, ये 3, ये वाला 3 लिख दिया, ये मकसद है, इसका मकसद ये है। हाँ ठीक है, आगे मैं एक आप लोग को होमवर्क भी देता हूं, ये आप लोगों की होमवर्क होगी, इसका किसी एक्सप्रेशन आप लोगों ने खुद लिखना है। ठीक स्टूडेंट्स, हाँ ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम दे दिया, इसका किसी एक्सप्रेशन आप लोगों ने खुद लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे एक दो चीजें अगर आगे इंतहाई इंपॉर्टेंट आने वाली है, उसके लिए एक दो चीजें और लिखना है। अगर किसी केमिकल इक्विलिब्रियम में तमाम कंपोनेंट गैसियस स्टेट में हो तो उसका किसी फॉर्म की बजाय अगर हम उसकी की पी फॉर्म लिखते तो बहुत इजी होता है। क्या मकसद हुआ कि सपोज एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें तमाम कंपोनेंट गैसियस स्टेट में है, तमाम कंपोनेंट गैसियस स्टेट में है, तो ऐसी केमिकल इक्विलिब्रियम की किसी फॉर्म लिखने की बजाय फिर हम केपी फॉर्म लिखते हैं। केपी क्या है, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट। क्या मकसद हुआ कि ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम की जिसमें कंपोनेंट्स तमाम गैसियस स्टेट में हो, तो उस केमिकल इक्वेशन की लॉ ऑफ मास एक्शन की सी फॉर्म की बजाय अगर हम कंपोनेंट की पार्शियल प्रेशर ले ले, यानी अगर हम एक्टिव मास की जगह हम पार्शियल प्रेशर लगा ले उनकी, या पार्शियल प्रेशर के बीच में यहाँ इस ये तो तमाम ये सारी चीजें तो एक ही कंटेनर के अंदर होगी, ये सारी चीजें केमिकल इक्विलिब्रियम में एक ही कंटेनर के अंदर होगी। तो एक ही कंटेनर के अंदर इसका जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन होगा, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होगा, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा। हाँ, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ चुका है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ, तो फिर इस किस्म की केमिकल इक्विलिब्रियम का किसी फॉर्म लिखने की बजाय हम
Kp फॉर्म लिखता है। मतलब इसका पार्शियल प्रेशर जो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उसके बीच में हम जो रेशो लेता है उसको Kp कहलाया जाता है। इस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम हो, तमाम कंपोनेंट एक क्लोज कंटेनर में मौजूद हूँ, तमाम गैसियस स्टेट में हूँ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की जो पार्शियल प्रेशर होता है उसकी बीच और रिएक्टेंट की जो पार्शियल प्रेशर है उसकी बीच में जो रेशो होता है, हाँ, उसको हम Kp कहते हैं। हाँ, इस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम की जिसमें तमाम कंपोनेंट गैसियस स्टेट में हो तो उसका हम Kp फॉर्म पर इस तरह लिखते हैं, Kp इज इक्वल टू हाँ NH3, सपोज जनरल में लिखता हूँ, सपोज जनरल ये C+D इस तरह लिखता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D। सपोज ये जनरल में इक्वेशन सेट कर लेता हूँ, जनरल इक्वेशन सेट कर लेता हूँ। सपोज ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, तमाम कंपोनेंट गैसियस स्टेट में है, हाँ, तमाम की पार्शियल प्रेशर गिवन है, तो फिर प्रोडक्ट की पार्शियल प्रेशर और रिएक्टेंट की पार्शियल प्रेशर के बीच में जो रेशो निकालता है उसको हम Kp कहते हैं। और इस तरह हम लिखेंगे एक्सप्रेशन में, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। स्टूडेंट्स, आप लोग कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे तो राउंड ब्रैकेट लिख दिया। राउंड ब्रैकेट मैंने सिर्फ पावर के लिए लिख दिया, पावर लिखना था। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे इसलिए हम लिख रहे थे कि स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्टिव मास को। अगर हमारे पास तमाम कंपोनेंट गैसियस स्टेट में हो तो हमने Kp लिखना है। Kp में तो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर के लिए हमने तो P लिखा, P। हाँ, पार्शियल प्रेशर है, कंसंट्रेशन है नहीं है, एक्टिव मास है नहीं, हमारे पास सिर्फ पार्शियल प्रेशर है, तो इसी वजह से हमने सिर्फ पावर लिखने के लिए बस स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या एक दूसरे को सेपरेट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है। अगर हम यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट लेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लेके, अगर यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे तो पेयर रिप्रेजेंट करेगा क्या, पार्शियल प्रेशर को, एक्टिव मास को। हाँ, अगर पार्शियल प्रेशर हो तो फिर एक्टिव मास हमारे पास नहीं होता है, एक्टिव मास के साथ हमारा कोई काम नहीं होता है, तो फिर इसी वजह से स्क्वायर ब्रैकेट हम नहीं लिखते हैं। हम सिर्फ ये कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए या पावर लिखने के लिए या दोनों को मल्टीप्लिकेशन जाहिर करने के लिए सिर्फ राउंड ब्रैकेट लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास तमाम कंपोनेंट गैसियस स्टेट में हो, हाँ, तमाम कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन गिवन हो, ऑलरेडी आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुका है, मोल फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ चुका है। अगर इस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम में तमाम कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, Kx मतलब मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट। तो हम इस तरह, अगर इसकी इन तमाम कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो इसका हम लॉ ऑफ मास एक्शन किस तरह लिखेंगे या Kx किस तरह लिखेंगे। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ C की पावर C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D की पावर D डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन A की पावर A, हाँ, मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन B की पावर B। हाँ, ये एक एक्सप्रेशन हुआ मोल फ्रैक्शन के लिए, ये पार्शियल प्रेशर के लिए। हाँ, अगर तमाम कंपोनेंट्स की न मोल फ्रैक्शन गिवन हो, न पार्शियल प्रेशर गिवन हो, न एक्टिव मास गिवन हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, तो फिर उसका Kn एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। हाँ, किस तरह ये एक्सप्रेशन हम शो करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C की पावर C, नंबर ऑफ मोल्स D की पावर D डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स A की पावर A, नंबर ऑफ मोल्स B की पावर B, ठीक है। ये एक्सप्रेशन लाजमी नोट करना है, आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आगे हमारे साथ एक टॉपिक आने वाला है, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, Kp एंड Kx, Kp एंड Kn। ये एक रिलेशन आने वाला है, उसके लिए ये चीज़ें नोट करना है, वीडियो को बार बार वॉच करना है, अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन कमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ Kc, फिर उसके बाद हम
इनका रिलेशन आपस में मालूम करेंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ किसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।